स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं आपका सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं 2022 से 23 में। उन सभी सवालों को जो है सभी सेट को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो है आपका मैथ का क्लास है और इसमें मैथ के हमने 30 सवालों को लिया है, जिसमें कंटेंट पार्ट के 15 और कंटेंट पेडागोजी पार्ट के आपके 15 सवाल है इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपका 25 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है। ठीक है, जो कि 25 जनवरी 2023 का हमने CDP आपको सॉल्व करवा दिया है। ये जो है आपका मैथ्स है। ठीक है, तो आज मैथ्स के सवाल हम लोग देखेंगे और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ आपका जो है 31 नंबर सवाल दिया है, किसी थैली में एक सफेद गेंद 3 लाल गेंद, इस थैली में कितनी सफेद गेंद और डाल दी जाए। मतलब पहले से एक थैले में एक सफेद है गेंद और 3 लाल गेंद है और कहा जाता है इस थैले में कितने और जो है सफेद गेंद डाल दी जाए। सपोज कि हमने x जो है इस थैले में सफेद गेंद डाल दिया, कहता है ताकि सफेद गेंदों की संख्या, अब सफेद गेंद की संख्या कितनी थी 1, तो सफेद गेंदों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी। पहले तो 1 था और x और डाल दिया तो 1 + x, तो सफेद गेंदों की संख्या जो है उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का, ये जो थैला है इसके टोटल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे आप इसका इक्वेशन बना लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए, ये हो जाएगा 4 + x और ये हो जाएगा 2 + 2x। अब x हम उधर लेके जाएंगे तो 2x में से 1 x घटेगा तो 1 x बचेगा और 2 इधर आएगा तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 2 आएगा, जो कि सफेद गेंदों की संख्या कितना, अब यहाँ 2। तो ऑप्शन किस में होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है समान माप की 12 सफेद सीटों में से नवीन 3/4 भाग में लाल रंग पेंट कर देता है। ठीक है, टोटल आपका कितना है, सफेद सीट 12 है, जिसमें से 3/4 जो भाग है उसने नवीन ने क्या किया, पेंट कर दिया। पेंट किया गया भाग कितना होगा, तो ये होगा 9 भाग पेंट कर दिया। तो कहता है आप सफेद सीट शेष रह गई, तो आप कितनी सफेद सीट शेष रह गई, तो टोटल आपका कितना था 12 था, जिसमें से 9 पेंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, रिमेनिंग कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो 3 कौन से ऑप्शन में है, 3 में ही है। क्लियर। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है 45, 85 और 105 का लघुत्तम सार्वगुणज क्या है। मतलब इसका आपको एलसीएम निकाल के देना है। क्या करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से लगाइए, 5 9 45, 5 से 17 बार में, 5 से 21 बार में कट जाएगा 105। उसके बाद इसको 3 से लगा सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 के टेबल में 17 नहीं आता तो 17 उतार दीजिए, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब नहीं कोई कटेगा तो क्या करेंगे, सभी को गुना कर दीजिए। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 5 × 3 × 3 × 17 × 7। अब सभी को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे 5355 आपका आएगा। तो 5355 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है, बहुत ही आसान आपके कंटेंट पार्ट के सवाल आते हैं, लेकिन उसको ध्यान से अगर नहीं करेंगे तो उसमें भी गलती करने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब देखिए 34 नंबर सवाल है, पासे से रिलेटेड है। अब समझिए कि पासा होता क्या है। पासा एक ऐसा आपका चीज है कि उस पर 6 फलक होते हैं आपके। ठीक है, तो कहते हैं ए के पासे ए है और ए के बारे में यहाँ दिया है कि 3 फलकों पर संख्याएं क्या है, 1 3 और 5 अंकित है। तो 1 3
और 5 अंकित है, और अन्य सभी फलकों पर जो है 0 अंकित है। तो आपको पता है कि पासे पर आपके 6 फलक होते हैं, तो 3 पे तो दे दिया 1 3 5, और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं 3 उन सभी पे 0 है, तो 0 0 0। अब है कि बी एक और पासा है बी, और इसमें बोला जा रहा है बी के बारे में कि संख्याओं 1 3 5 को उनके दोगुने से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब 1 का दोगुना 2 होगा, 3 का दोगुना 6 होगा, 5 का दोगुना 10 होगा, ठीक। और शेष 3 फलकों पर जो है आपका 2 4 और 6 अंकित कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक अलग पासा है जिसपे 1 3 5 0 0 0 है, और बी एक अलग पासा है जिसपे 2 6 10 2 4 6 है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। तो यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल जो है 3 बार प्राप्त होगा, मतलब 3 बार एक जैसे ही गुणनफल कौन से आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर एक पासा पे 1 आए और दूसरे पासा पे आपका 10 आए, ठीक, यहाँ पे 1 आए और यहाँ पे 10 आए, तो इसका गुणनफल क्या होगा 10 होगा। सपोज कि आपके पहले पासे पे 5 आ जाए और दूसरे पासे पे 2 आ जाए, तो भी आपका क्या होगा 10 होगा। सपोज कि दूसरे पासे पे आपका जो है 2 5 है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाए और पहले पासे पे फिर से 5 आ जाए, तो भी आपका क्या हो जाएगा 10 आएगा कि नहीं। तो ये यहाँ पे 3 ऐसे कंडीशन बनते हैं जिसमें इसका गुणनफल क्या हो प्रोडक्ट 10 आते हैं। तो कौन से गुणनफल जो है 3 बार आएंगे, तो इसमें किसे हम लोग देख सकते हैं 2 आने के कि 4 आने के कि 6 आने के कि 10 आने के। तो देखिए 2 आने के यहाँ पे क्या है गुणनफल में यहाँ 1 है, इसमें से किसी भी संख्या से अगर ये होगा 1 पर 1 आए तो दूसरा में 2, ठीक, 2 आएगा तो 2 ही रह जाएगा, तो इसकी संख्या 3 बार नहीं होगी, ठीक है। 4 बार के लिए तो इसमें बहुत ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार तो कोई नहीं आएगा। यहाँ 10 ही है जो कि आ रहा है आपका, तो ऑप्शन कौन सा सही मानेंगे 10। 6 आने के लिए अगर पहले पे 3 होगा तो दूसरे पे आपका 2 होना चाहिए। अब अगर दूसरे पे 2 है तो पहले पे भी फिर से 3 आना चाहिए, तो 2 ही कंडीशन बनते हैं, इसलिए 6 भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, यहाँ दिया है कि मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, ठीक है। मयंक को 2 इवन नंबर को ऐड करना था, उसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, ठीक है, और नंबर को सम कर दिया, तो उसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए विषम संख्या 1 + 3 होता है, ये क्या होगा 4। विषम संख्या 3 और 5 होता है, जोड़ेंगे 8, मतलब ये सभी के सभी क्या आ रहे हैं इवन आ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कैसे है आंसर, अलग भिन्न परंतु पुनः एक सम संख्या। ये क्या है अलग अलग भी है कि नहीं, अलग अलग संख्याएं हैं आपके, लेकिन जोड़ने पर एक सम संख्या आ रहा है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था जैसा प्राप्त होना था वही आएगा क्या, तो नहीं, 2 सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो 6 आता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 4 + 10 जोड़ते हैं तो 14 आएगा, लेकिन सब सेम जैसे नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए 2 भी नहीं होगा। अलग अलग एक विषम संख्या होगा, विषम तो आएगा ही नहीं क्योंकि इवन है, इसलिए 4 भी नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगली सवाल है आपके 36 नंबर, संख्याओं 19 से 51 के बीच कितनी अभाज्य युग्म है। यहाँ पर जो है पेयर ऑफ आपका प्राइम नंबर का आपको पूछा है, तो देखिए 19 के बाद आपका प्राइम नंबर कौन सा होता है 23 होता है, 23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद 30 नहीं होगा 31 होगा, 31 के बाद 32 33 34 35 37 होगा, 37 के बाद 41 होगा, 41 के बाद 43 होगा, 43 के बाद फिर आपका 47 होगा। इतने संख्याएं जो होती है 19 से लेकर 51 के बीच में आपके प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पेयर बताना है कितने पेयर बनेंगे इस संख्या के, तो देखिए 1 2 और 3, 3 पेयर बनेंगे और एक संख्या आपका एक्स्ट्रा,
तो यहाँ पेयर पूछा है, तो पेयर के लिए कितनी हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 पेयर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, एक 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। तो निम्न में से समय क्या होगा। देखिए घड़ी एक सर्कल की तरह, अब यहाँ जब इस तरीके से होगा तभी आपका 180 डिग्री में बटेगा, या फिर ऐसे होगा तो 180 डिग्री में बटेगा। तो कहने का मतलब है मिनट का सुई यहाँ, घंटे का सुई यहाँ, तो 6 बज रहा होगा। या फिर इस तरीके से घंटे का सुई या मिनट का सुई 9 या आपका 3 पे होगा तभी आपका 180 होगा। तो यहाँ आपका 9 पे तो है, लेकिन 12 घंटे वाली सुई, यहाँ मिनट, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है, 180 डिग्री। तो 9 अगर बजाएंगे तो 9 बजने के लिए आपका क्या होगा कि घंटे की सुई तो 9 पे होगा, लेकिन मिनट की सुई 12 पे होगा। तो क्या 180 डिग्री का कोण बनेगा, नहीं बनेगा। 5 और 30 बजने के लिए यहाँ घंटे की सुई 5 पे होगा और 30 मिनट के लिए यहाँ, तो क्या ये 180 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। 6 बजने के लिए क्या होता है कि एक आपका 6 पर होगा और मिनट की सुई 12 पर। तो यही पूरा सीधा सीधा आपका जाता है, जो कि 180 डिग्री का कोण आपका ये बनाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 बजे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई। माचिस के डिब्बे, ईंट, ज्यामिति बॉक्स और ये सभी उस आकार के उदाहरण है जो कहलाता है। तो किस आकार के उदाहरण है ये सब। तो देखिए घन के हैं कि घनाभ के हैं कि बेलन के हैं कि शंकु के हैं। तो देखिए घन किसे बोलते हैं, तो घन जो होता है जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो माचिस की डिब्बी होती है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। माचिस की तिल्ली इस तरीके से, तो ये क्यूब होगा क्या, नहीं, क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। तो आपका घन नहीं होगा, शंकु तो बिल्कुल नहीं होगा, बेलन भी नहीं होगा, घनाभ होगा, ठीक है। क्योंकि ईंट भी आपको इसी तरह से होता है घनाभ की तरह, बॉक्स भी, ज्यामिति बॉक्स भी घनाभ की तरह होता है, और माचिस के डिब्बे भी घनाभ की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन बी। 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है परंतु घूर्णन सममिति नहीं है। देखिए सममिति जो जैसे पतंग हम लोग ऐसे रखते हैं, जनरली ऐसा होता है। सममित रेखाएं होने का मतलब है कि अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो इधर का और इधर का दोनों का इमेज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको सममित रेखाएं होगी। और घूर्णन का मतलब है जब घुमाया जाए इसको डिग्री पे तो क्या होगा, ये सेम टाइप से आएगा क्या, नहीं। तो ये आपका आयत में होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है, समचतुर्भुज में भी घूर्णन सममिति होती है, लेकिन पतंग में नहीं होती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें दिया गया है कि जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा, ठीक है। अब आयत है इस तरीके का और दिया सलाई से इसको मापा है। कहता है दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी है, मतलब इसकी जो लंबाई है दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी है और इसकी चौड़ाई जो है 3 गुनी है। यदि दिया सलाई की लंबाई 40 मतलब मिलीमीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दिया सलाई का दिया है 40 का कितना गुना लंबाई है इसका, 6 गुना, 6 चौका 24, 240 मिलीमीटर। यहाँ पे दिया है उसका चौड़ाई जो है दिया सलाई का 3 गुना, तो इसके लंबाई का 3 गुना, 40 का 3 गुना 4 20, सॉरी 4 12, यहाँ इतना है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया के लिए L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 240 गुना 120, ठीक है। अब जो हमारा आंसर इसमें बोला जा रहा है किसमें लाने के लिए, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो देखिए सेंटीमीटर में लाना है तो इसे क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा 100 से। डिवाइड कर लीजिए, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 100 से डिवाइड कर लेंगे।
अब यहाँ आ जाएगा आपका 12 चौका 48, अब 12 दूना 24 और 4 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, फिर जयंत नाम ही है, यहाँ पर भी दिया हुआ और उससे रिलेटेड है। कहता है कि जयंत ने 100 रुपये प्रति केजी के दर से 2 केजी जामुन खरीदे। अब जामुन जो खरीदा है, ठीक, जामुन, तो 100 के 2 केजी मतलब 2 केजी का दाम कितना? 200 रुपया। ठीक है, कहता है इसके लिए उसके मित्र किराना ने इस धनराशि के 3/10 भाग जो है बराबर योगदान दिया। तो यहाँ 200 रुपये में कितना खरीद रहे हैं हम लोग? 200 रुपये में खरीद रहे हैं 2 केजी। ठीक है, 100 रुपये पर केजी है तो 200 में 2 केजी खरीद रहे हैं। यहाँ जो है उसका टोटल धनराशि का 3/10 जो है किराना ने दिया। तो यहाँ किराना का पहले निकालते हैं, कितना दिया है? तो 200 का 3/10, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 60 रुपये उसने दिया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पूछा है जयंत ने उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे, कितने ग्राम, ये निकाल। तो 200 में 2 केजी तो 60 रुपये में कितने आएंगे? तो 2/200 केजी गुना 60। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 2 से ये 10 बार में, यहाँ 2 बचे 10, 2 तिहाई 6, 3/5 केजी होगा। तो यहाँ केजी में आपका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो केजी में आंसर नहीं है तो 3/5 को हम लोगों को ग्राम में बदलना होगा। तो आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। तो इसमें 1000 से क्या करेंगे? गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 200, 3 दूना 6, 600 ग्राम जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जामुन को कितने प्राप्त होंगे? तो 600 ग्राम प्राप्त होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि बिजोय प्रातः 6 AM जो है पर सोकर उठा। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी में मिनट वाली सुई जो थी 12 पर थी, ठीक, तथा घंटे की सुई 9 पर थी। कहने का मतलब 9-12। उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने तक कितना समय व्यतीत किया? अब स्कूल जाने लगा 9-12 में, ठीक है, और स्कूल जाने तक मतलब 12 से पहले 9 बजे, तो वो घंटे की सुई कितनी थी? 9 बजे पर थी। तो 9 बजे में से 6 बजे घटा लीजिएगा, कितना घंटा आएगा आपका? 3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपका 3 घंटा किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, देखिए, जो सवाल बहुत लंबा दिया रहेगा वो बहुत ही आसानी से बनता है, इसलिए एग्जाम में लंबे सवाल देख करके ऐसा नहीं कि स्किप करते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए, पढ़ते वक्त ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ दिया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया, खुद में सर्वे किया है कि उसने इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई है जिसमें फलों के नाम लिखे गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे गए फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करना था। उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, ठीक है, आम फ्रूट्स के लिए, फल के लिए क्या है 7 स्टार दिया है, सेबों के लिए 5 स्टार दिया है और संतरों के लिए 6 स्टार दिया है। ठीक है, तो इस सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? अब देखिए, 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थियों को आम पसंद है, ऐसा इसमें कुछ है क्या? नहीं। 18 विद्यार्थियों में से 11 को संतरे पसंद है, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। कहता है आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। सही बात है, क्योंकि आम को 7 स्टार मिले हैं, तो इसका मतलब है कि आम ज़्यादा पसंद करने वाले फलों में से होगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों के 7 प्रेक्षणों को मिलान चिन्हों के उपयोग से सही निरूपण करता है? देखिए, मिलान चिन्ह में क्या होता है कि हम लोग 1 2 3 4
4 लिखते हैं और 4 डंडे लिखने के बाद एक बार काट देते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ 7 लिखना है, तो ये तो 5 हो गया, तो 6 और 7 ऐसा किस में लिखा हुआ है, तो ऐसा आपका ऑप्शन 3 में लिखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे सवाल जो है एग्जाम में न जानकारी की वजह से आदमी छूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही आसान सवाल होता है। देखिए यहाँ कुछ पैटर्न दिए हुए हैं और पूछा है कि नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या होगा, तो 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और अगला पूछा है। तो देखिए 1 और 3 में कितने का डिफरेंस, 2 का। करने का मतलब है यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ से यहाँ 6 से 10 जो है +4 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, +5 होना चाहिए, क्योंकि सभी में 1-1 आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये 10 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है। चलिए अब देखिए पेडागोजी का आपका सवाल आ गया। इसमें दिया है कि राजू समझता है कि सभी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है। सही बात है, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पे है, तो देखिए इस तरीके का आपका जो होता है अमूर्त चिंतन में होता है। ठीक है, तो अमूर्तन संबंधों की समझ में ये आपका ऑप्शन किस में हो जाएगा, ऑप्शन 3। 47 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय पत्राचार्य रूपरेखा 2005 आकलन की परिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है, तो सबसे कम आपको देना है। तथा आकलन की परिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक बनाव व देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, नहीं ये भी नहीं आएगा। आकलन की परिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर और असफलता का भाव उत्पन्न करती है, ये भी नहीं होगा। कहता है गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का जो है व्यापक दायरा है। उसके बाद गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर और अयोग्य पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बोला है कि राष्ट्रीय पत्राचार्य की रूपरेखा 2005 के आकलन की परिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। प्रमुख समस्या के रूप में पहचान कर कौन था कथन जो है इससे, तो देखिए गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, अपरिकृष्ट था, इसलिए ये सब गलत हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा किए गए त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब यहाँ दिया है त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया का सूचक है और इसलिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक गलती से सीखेगा नहीं, तो सीखने के लिए गलती करना भी जरूरी होता है। दूसरा है कि त्रुटियां शिक्षा की योग्यता में कमी सूचक है, नहीं, ये आपका नहीं होगा। तीसरा है कि त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएगी, क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। त्रुटियां कभी भी बोझ नहीं होती है, उससे हम लोग सुधरते हैं, सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन सिर्फ आपका 1 होगा, केवल एक स्टेटमेंट ही इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ जो है आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो देखिए कथा अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट एवं मापने योग्य होने चाहिए, तो ये तो होने चाहिए। कथा शिक्षा शास्त्र गतिविधियों अनुभवों तथा कला क्षेत्र प्रौद्योगिकी समाकलन पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं वाला ढूंढना है। कहता है बच्चों को अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़त उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है, वो तो निर्भर करता है। ठीक है, तो यही आपका यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये ऑप्शन आपका तीसरा गलत है, यही उसने पूछा था। ठीक है, तो आपको चौथा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका आंसर आपका फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ दिया है 50 नंबर सवाल कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उपयुक्त नहीं है।
अब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो उसमें अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री की जरूरत होती है, जैसे चौक, डस्टर, बुक, टीचर, ऐसे। उसी तरह से इसमें ये आपको ऑप्शन दिए हैं तो इसमें कौन नहीं होगा। तो देखिए 10 ग्राम होता ही है। टाइलिंग होता है, टाइलिंग किट आता है पढ़ने लिखने से, तो ये भी होता है। डाइनस ब्लॉक भी आता है, उससे हम लोग मैथ में ब्लॉक से उसमें भी सीखते हैं। कोण मापी आपका इसमें नहीं आता है, थियोडोलाइट, ठीक है, थियोडोलाइट, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 नहीं होगा। अगला है 51 नंबर, कहता है एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में, फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में कौन इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो देखिए वर्गीकरण का कौशल, उसके बाद है आकृतियों के बारे में सीखना, गिनती के बारे में सीखना, और है अनुमान तथा सन्निकट के बारे में सीखना। तो देखिए जब मैथ कर रहे हैं तो मैथ में अनुमान वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि वो आपको एक्यूरेट एक वैल्यू देता है, डाटा देता है। तो वर्गीकरण भी होगा, आकृतियों के बारे में सीखना, ये भी सीख सकता है, गिनती के बारे में नहीं, जगह पे क्या हो जाएगा अनुमान और सन्निकट के बारे में सिखाना, ठीक है। तो ये आपका अनुमान इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आंसर। अगला सवाल है 52 नंबर, लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर पर पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। सही बात है। तो कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, मतलब हमारा मानक जो होता है सांख्यिकी उसे क्या होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से करना है। कहता है विभिन्न प्रकार के संख्याओं को समझने की योग्यता, भारतीय संख्याओं को मौलिक गणितीय संख्याओं को करने की योग्यता। तो देखिए ये मौलिक गणितीय संख्या की योग्यता होता है, जो कि एक माना गया है संख्या, और उस पर हम लोग सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्या को समझने की योग्यता इसमें नहीं आएगी। और शिक्षार्थियों को केवल गिनने के कौशल विकास, तो ये केवल है तो वैसे भी आपका छट जाएगा। संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। अब सबसे उपयुक्त वाले में आपको अच्छे से इसमें सभी ऑप्शन को पढ़ना है और चेक करना है। कहता है कि बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काट कर अपनी पुस्तिका में चिपकाना। आगे पढ़ते हैं। फिर है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट को उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकृतियों के विविध गुणधर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रण है। अब अलग अलग दिया हुआ है बहुत सारे ये, तो वो आपको सीखने में क्या मदद करेगा। चलिए आगे भी पढ़ते हैं। बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना, उनको भुजाओं की संख्या, कोनों और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना, ये भी है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा श्याम पट से विविध ज्यामितीय आकृतियों की नकल करवाना, तो नकल तो नहीं होगा, तो इसमें आपका ये तो नकल करवाना है तो ये तो नहीं होगा। इसमें है ज्यामितीय चित्रण के साथ गुणधर्मों का वर्गीकरण, और यहाँ है ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना। देखिए ये है कि बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना। आप सामग्री दे रहे हैं तो इन सभी से सबसे ज़्यादा उपयोग कौन होगा, ये, क्योंकि वो विजिबल है, आप देख रहे हैं, कटा है, तो ये आपको ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। कहता है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, सभी संख्याएं जो होती है भाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए एक सम संख्या है 2 और ये भाज्य संख्या है क्या, नहीं है। देखिए भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर जो होता है मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। और इस 2 का जो है फैक्टर एक ही होता है, 2 ही होता है, तो ये प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका सम तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। अगला है सभी विषम संख्याएं भाज्य होती है क्या,
सभी विषम संख्या, जैसे 9 विषम संख्या है और ये अभाज्य है क्या? नहीं, यह अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला इसका ऑप्शन है कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती है। चेक कर लेते हैं 1 से 10 के बीच। तो देखिए एक आपका अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। तो 4 अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 3 ही सही होगा कि नहीं? चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है? सबसे अधिक, तो देखिए गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, तो केवल है तो वैसे भी काट दीजिए। ठीक, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। अब है कि गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं होगा। गणित बहुत मुश्किल है, अतः यह भयावह विषय है। मतलब भ्रांति क्या है कि सभी बच्चों को ये लगता है कि गणित बहुत टफ विषय है, गणित पढ़ना जो है एक विशेष टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो गणित क्या है, यही उसमें भ्रांति है, गलत फहमी है बच्चे लोगों में। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, समय की अवधारणा की परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2.25 और 3.25 शब्द एक साथ उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो 2.25 मतलब पहले और 3.25 मतलब बाद में। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो 2.25 और 2.25 की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखा रही है? नहीं। अंक घड़ी प्रस्तुत करने के आधार निर्माण, ये भी नहीं। 2.25 और 2.25 शब्दों में अंतर, तो ये भी नहीं। अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय और शेष समय के बीच संबंध, तो यही आपका होगा। ठीक है, 2.25 मतलब अभी शेष समय बाकी है, 3.25 का मतलब समय गुजर गया, तो ये आपको इसमें बताया जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गणित परीक्षण के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो कहता है रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई जो है विशेषता नहीं होती है, तो ये आपका सही होगा या गलत होगा। अगला दिया है नैदानिक परीक्षण जो है के बाद उपचारात्मक शिक्षण आदि आवश्यक हो दिया जाता है। तो देखिए नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण जो है यदि आवश्यक है तो दिया जाता है, तो ये बात सही है, क्योंकि नैदानिक ये आपका जो होता है मेडिकल टीचिंग से पहले आपका नैदानिक परीक्षण होता है, उसके बाद हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। उसके बाद है योगात्मक प्रशिक्षण उत्पादन उन्मुख, तो ये भी होता है। तो बी और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ये आपका तो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कथन ए कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा बी नहीं मानकर उत्पत्ति शुरू करती है और ए नहीं पहुंचने का तर्क देती है, तो सुधा ने किस विधि का प्रयोग किया? तो ए और बी इस तरीके का जब भी सवाल है आप चौथा ऑप्शन लगाइए, प्रतिस्थिति उत्पत्ति। ठीक है, प्रतिस्थिति उत्पत्ति। अगला सवाल है कि एक बच्चे ने निम्नलिखित में से 2 संख्याओं को जोड़ा, कितना जोड़ा है? 23 + 47। तो 23 + 47 को तोड़ करके जोड़ा है और यहाँ 70 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है उसे उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये वैकल्पिक विधि कहलाता है। ठीक है, तो वैकल्पिक विधि कौन है? योग की गलत युक्ति तो नहीं है, योग को दाएं से बाएं लिखने की तरीका ये भी नहीं, बच्चों को योग की अवधारणा नहीं समझ। देखिए ऑप्शन आपका 4 होगा, इसी में आपका वैकल्पिक विधि है, क्योंकि 70 तो आते ही है, लेकिन 70 को 20 + 40 60 और 60 10 70, तो ये आपका वैकल्पिक विधि में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक् स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है? अब ये इसमें देखना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है चारों में से। कहता है ये बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, शॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के कई अवसर देंगे, तभी क्या होगा, बच्चा सीखेगा। तो स्वाभाविक है ये आपका क्या है, यह स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट है
कि विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, सर्वांग समता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में बच्चों की मदद। परिभाषित करना वगैरह मतलब रट्टा मारना होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब है सी स्टेटमेंट की विभिन्न व्यवस्था में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित वैसे भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। और प्रोत्साहित जो है आपका डी स्टेटमेंट में भी है, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं कि आपका डी स्टेटमेंट भी सही है। तो देखिए जहाँ बी होगा उसे तो हटा देना है, तो इसमें बी है तो उसे हटा देंगे। उसके बाद आपका ए सी डी सही है, तो ए सी डी आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है। तो ये था आज 30 सवाल जो कि मैथ के आपके कंटेंट पार्ट और पेडागोजी पार्ट दोनों थे, और ये 25 जनवरी 2023 का ऑनलाइन सेट का था, ठीक है। इसका फिर आप लोग को ईवीएस और हिंदी भी अभी बाकी है, तो वो भी जो है करवाएंगे, ठीक है। इसका हिंदी का आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन।